इन्हीं प्रयासों में एक भारत का बहुत विश्व प्रसिद्ध आंदोलन बताना आवश्यक होगा, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि गांव में लकड़ी बहुत ही उपयोगी चीज़ मानी जाती है। लकड़ी के बहुत से सामान तो बनते ही हैं, साथ ही लकड़ी भोजन के लिए भी काम आती, भोजन बनाने के काम आती। उनकी जीविकोपार्जन का, ग्रामीण क्षेत्र की वहाँ के जीवन यापन का एक बहुत बड़ा मुख्य साधन है। और इसलिए लकड़ी की कटाई गांव से लगे हुए क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना सतत बनी रहती, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय इलाकों में। वन एक तरीके से ऐसी जगहों में तो उनकी जीवन रेखा का काम करती है। सन 1970 और 1980 के दशक में भारत में वनों की कटाई को लेकर एक काफ़ी विरोध हुआ, और ख़ासकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई को लेकर ये विरोध ज़्यादा मुखर हुआ। ये विरोध धीरे धीरे आंदोलन का रूप लिया और बाद में इसे ही चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। अब चिपको शब्द कहाँ से आया? चिपको शब्द का अर्थ है गले लगाओ, पेड़ के तने के साथ चिपक जाओ, तो वह कहलाया चिपको आंदोलन। आलिंगन करेंगे, टू हग द ट्री। तो इससे चिपको शब्द आया, पेड़ से चिपकना, उसका आलिंगन करना, उसे घेर लेना। गांव वालों ने, जो व्यावसायिक वर्ग था, व्यापारी थे, जो ठेकेदार थे, जो पेड़ काटने का काम करते थे, उससे बचाने के लिए, उन्हें काटने से रोकने के लिए पेड़ों के तनों का आलिंगन करने का प्रयास किया। और आलिंगन करते हुए वे सुनिश्चित करते थे, वो कोशिश करते थे कि ठेकेदारों के वे आदमी जो पेड़ काटने आते हैं वो पेड़ ना काट पाएं, और वो तब तक ऐसा चिपके रहते थे पेड़ों से। और ऐसा करते हुए वे पेड़ की कटाई को रोकने का, न्यूनतम करने का प्रयास करते थे। तो चिपका आंदोलन के बारे में, उसकी जो प्रक्रिया है उसका संक्षिप्त में जान लें। 1973 अप्रैल, समय है 1973 अप्रैल, वहाँ उत्तर प्रदेश में अलकनंदा की घाटी में, अलकनंदा नदी की घाटी में एक गांव है मंडल गांव। उस मंडल गांव में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे मंडल गांव में शुरू हुआ इस तरह का आंदोलन, पेड़ों की कटाई के विरोध में शुरू किया गया आंदोलन, धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाता है, अन्य जिलों में फैल जाता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। कटाई के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार इसी दौरान खेल सामग्री, खासकर क्रिकेट का बैट, हॉकी स्टिक, स्टंप्स आदि बनाने वाली एक खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को अलकनंदा घाटी का एक क्षेत्र आवंटित कर देती है, इस उद्देश्य से कि इस कंपनी को यहाँ की लकड़ी कटाई का अधिकार है, जिसका उपयोग वे खेल कूद का सामान बनाने में करेंगे। ये जानकारी जैसे ही जनता तक जाती है, जनता बहुत नाराज़ हो जाती है, आक्रोश फूट पड़ता है, गुस्सा बढ़ जाता है। और उसका मुख्य कारण ये था कि सरकार ने गांव वासियों को लकड़ी के उपयोग से कानूनन वंचित कर दिया था, और कारण ये बताया था कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और दूसरी ओर वही सरकार खेल सामग्री बनाने के लिए किसी व्यवसायी को एक बहुत बड़ा जंगल का क्षेत्र आवंटित कर देती है, एक उद्योग स्थापित करने की अनुमति देती है। साथ ही साथ ऐसे भी बहुत से किसान थे जो कृषि से संबंधित उद्योग स्थापित करना चाहते थे, जिसमें लकड़ियों की ज़रूरत थी। सरकार ने इन किसानों के इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। जन आंदोलन इसी का विरोध था कि जहां इस ज़मीन से जुड़े हुए किसानों, इस ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को
वन कटाई से वंचित किया जा रहा है या लकड़ियों के संग्रहण से वंचित किया जा रहा है जो उनकी जीवन यापन का साधन है, दूसरी ओर वही क्षेत्र व्यापार के उद्देश्य से किसी और को दिया जा रहा है। इसलिए ये लोग संगठित हो गए और संगठित हुए और इतना दबाव बनाया कि अंततः सरकार ने व्यवसायी कंपनी को जो भूखंड आवंटित किया था खेल सामग्री बनाने के लिए, वह आवंटन ही रद्द करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी और जनता के प्रयासों का परिणाम थी। हजारों पेड़ कटने से बच गए, क्षेत्र गैर वन होने से बच गया। ये जो चिपको आंदोलन है, इसका नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहे थे जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन के साथ सुंदरलाल बहुगुणा का नाम बहुत जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मुलाकात भी की और अंततः सरकार पर ये दबाव बनाने में सफल हो गए कि ये जो क्षेत्र है, गढ़वाल का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश का गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर अगले 15 वर्ष तक किसी भी तरह के लकड़ी के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा रहेगा। किसी भी तरह के लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगा रहेगा अगले 15 वर्ष। ये एक बहुत बड़ी विजय, दूसरी विजय थी। उन्होंने आह्वान किया कि परमानेंट इकोनॉमी ऐसी व्यवस्था की जाए। चिपको आंदोलन के दूसरे बहुत बड़े नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा के साथ चांदी प्रसाद भट्टी। उन्होंने संरक्षण तथा लंबे समय तक वन संपत्ति के स्थानीय लाभ के दोहन के लिए प्रयास किया। मैं दोहरा दूं, इनका लक्ष्य था वन का संरक्षण और स्थानीय लाभ के लिए वन संपत्ति का उपयोग, क्षेत्रीय लोगों के लाभ के लिए वन संपत्ति का उपयोग। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ फॉर लोकल पीपल। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, उसके लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया, उसके लिए काम किया और स्थानीय उद्योगों की वकालत की। इस प्रकार चांदी प्रसाद भट्ट का उद्देश्य वनों को बचाना था, पर उनकी कार्यशैली कुछ अलग थी। ये पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखकर ही वन संपत्ति का उपयोग करने की इजाज़त देने की बात करते थे। अर्थात वन संपत्ति का उपयोग किया जाए। जलाऊ लकड़ी जो बेकार है, अनुपयोगी हो चुकी है अन्य उद्देश्यों के लिए, ऐसी लकड़ियां जो अब मर चुकी हैं, इनका उपयोग स्थानीय लोगों को करने दिया जाए, स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिले, इस दिशा में भी उनका प्रयास था। तो इस प्रकार ये चिपको आंदोलन की भूमिका और चिपको आंदोलन की प्रक्रिया थी। यदि हम चिपको आंदोलन के कारणों की बात करें तो आर्थिक शोषण के बड़े प्रश्न उठाए गए इसमें आंदोलन के दौरान। वनों की कटाई की बात करते हुए ग्रामीण लोगों के आर्थिक शोषण की बात बारंबार उठाई गई। ग्रामीण लोगों ने सरकार से बार बार मांग की कि वनों की कटाई का कोई भी अनुबंध या ठेका बाहरी व्यक्ति को न दिया जाए। अर्थात दूसरे शब्दों में इन्होंने स्थानीय लोगों के लाभ की भी बात की इस आंदोलन के दौरान। इनकी तो स्पष्ट मांग थी कि स्थानीय जनता का जंगल, जल और जमीन जैसे प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। यानी केवल स्थानीयता की बात की। जल, जंगल और जमीन, इस पर स्थानीय लोगों के नियंत्रण की बात इस आंदोलन के दौरान ये लोग सतत रूप से करते रहे। दूसरा, स्थानीय लोग ये भी चाहते थे कि सरकार लघु उद्योग स्थापित करने की अनुमति दे और
लघु उद्योग की स्थापना के लिए जो धन की ज़रूरत है उसे कम कीमत पर उपलब्ध कराए, जो सामग्री की ज़रूरत है उसे कम कीमत पर उपलब्ध कराए, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। और ऐसा करते हुए वे लोग सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ का जो पर्यावरण का संतुलन है उसे किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुँचाए और विकास भी होता रहे। अर्थात विकास बनाम पर्यावरण संतुलन के मुद्दे पर विकास उतना ही हो, ऐसा हो जिससे पर्यावरण संतुलन न बिगड़े। इस बात पर स्थानीय लोगों ने सतत रूप से जोर दिया। चिपको आंदोलन के दौरान भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया गया। ऐसे वन कर्मचारी जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनका आर्थिक मुद्दा, उनकी समस्या, और न्यूनतम मजदूरी की बात की गई, न्यूनतम मजदूरी के गारंटी की बात की गई। अर्थात जिस तरह का जो सभी तरह के शोषणों के खिलाफ, सभी तरह के आर्थिक शोषणों के खिलाफ चिपको आंदोलन से जुड़े हुए लोग अपनी आवाज़ मुखर करने लगे। बात शुरू हुई थी वनों की कटाई से, बात शुरू हुई थी उस कंपनी को ठेका दिए जाने से जो खेलकूद का सामग्री बनाती थी, लेकिन बढ़ती बढ़ती ये बात अंततः न्यूनतम मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के गारंटी पर आके रुकी। तीसरी बात, इस क्षेत्र में जो जंगल कटाई करने वाले ठेकेदार थे, ये ठेकेदार क्या करते थे, देशी शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे। अर्थात जंगल कटाई से लाभ तो लेते ही थे, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से परिचय का फ़ायदा उठाते हुए वे देशी शराब का भी व्यवसाय करने लगे और इस प्रकार क्षेत्रीय जनता को सस्ते में सतत रूप से देशी शराब मिलने लगी, जिससे महिलाओं में बहुत नाराज़गी हुई। महिलाएं भी आंदोलित हो चुकी। महिलाओं ने शराबखोरी की इस लत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी शुरू की। तो एक ओर जहां वन कटाई के खिलाफ आंदोलन, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के द्वारा शराबखोरी के खिलाफ भी आंदोलन चला। इससे चिपको आंदोलन का जो दायरा है वो भी काफ़ी बढ़ गया। पुरुष भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल हुईं और सभी तरह के शोषणों के खिलाफ आंदोलन और शराबखोरी के खिलाफ आंदोलन चलने लगा। ये जो मुद्दा था अब एक सामाजिक मुद्दा बन चुका था और इसके साथ साथ अन्य सामाजिक मुद्दे भी जुड़ते चले गए। एक बार जब विरोध शुरू होता है, विरोध की आग बढ़ती है, तो उसमें कई लोग उसमें शामिल होते हैं, कई मुद्दे शामिल होते चले जाते हैं और चिपको आंदोलन भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण था, अहिंसात्मक था। प्रतिरोध जो था वह शांतिपूर्ण था और उसका कारण था कि इसका जो नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा या चांदी प्रसाद भट्ट, ये लोग सब गांधीवादी नेता थे, समाजवादी या समाज सेवी और पर्यावरणविद तो थे ही, पर्यावरण के से संबंधित मामलों के विद्वान तो थे ही, पर साथ ही गांधीवादी विचारधारा से थे। इसलिए आंदोलन सतत रूप से शांतिपूर्ण रहा। चिपको आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, हमने कारण जाने। इन कारणों का काफ़ी कुछ निवारण हो गया, समस्याओं का निवारण हुआ। तो प्रभाव यदि संक्षिप्त में बात करें तो पहली बात कि चिपको आंदोलन एक सफल आंदोलन साबित हुआ। दूसरी बात, अगले 15 वर्षों तक हिमालयी क्षेत्रों में किसी तरह की कटाई पर रोक लग गई और इससे क्या हुआ, इस क्षेत्र में जो वन हैं वो वन वापस अपनी पुरानी अवस्था पे आ गए। 15 वर्षों में कोई कटाई ना होने से जो वन कटाव पूर्व में हुआ था उसके नुकसान की भरपाई हो गई। तीसरी बात, चिपको आंदोलन सिर्फ सफल ही नहीं हुआ बल्कि ये विभिन्न तरह के अन्य जन आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत बन गया। इस घटना के बाद गढ़वाल में हुई इस चिपको आंदोलन की सफलता के बाद इससे प्रेरित होकर देश के अन्य क्षेत्रों में भी
अगले दशक में हम देखते हैं कि भारत के बहुत से क्षेत्रों में अनेक जन आंदोलन हुए, और केवल वनों से संबंधित नहीं बल्कि अन्य मामलों को लेकर भी जन आंदोलन, क्योंकि चिपको आंदोलन एक ऐसा पहला सफल जन आंदोलन था जो अपने उद्देश्य को पा सका। जनता का आंदोलन, इसने महसूस करा दिया कि जनता की अपनी ताकत होती है, अपनी अहमियत होती है, और इसी के बाद हम देखते हैं अनेक तरह के जन आंदोलन अनेक मुद्दों को लेकर पूरे देश में हुए। तो अगला प्रभाव हम कह सकते हैं जन आंदोलनों की प्रेरणा मिली। संक्षेप में, पर्यावरण की समस्या किसी एक देश की समस्या ना होकर पूरे विश्व की समस्या बन गई, और पर्यावरण क्षय के परिणाम सभी देशों के सामने हैं। भारत भी पर्यावरण संरक्षण के मामले में प्रयास कर रहा है, करता रहा है, और जनता तो कर ही रही है। भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के साथ चला है पर्यावरण के मामले में। भारत में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर दो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए। एक तो क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। ये एक आंदोलन का रूप लिए भारत में। पर्यावरण के मामले में जहां ये दो बातें आंदोलन का रूप लेती हैं सरकार के माध्यम से, वहीं दूसरी ओर भारत द्वारा कुछ कानून भी बनाए गए, कुछ सख्त कदम भी उठाए गए। यदि हम भारत के द्वारा उठाए गए कदमों की बात करें तो पहला कदम था 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर। क्योटो प्रोटोकॉल वैसे तो 1997 का था, लेकिन 2002 में भारत सरकार ने इसका अनुमोदन किया, इसको स्वीकार किया। दूसरा, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। इसके तहत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्यता का प्रावधान किया गया। स्वच्छ ईंधन की, स्वच्छ ऊर्जा की, या ऊर्जा से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वे साफ़ हों, स्वच्छ हों, ताकि उससे फाउल एमिशन कम हो, इसका प्रावधान उसको अनिवार्य कर दिया गया। तीसरा कदम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, जिसका जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं, 2001 में पारित किया, ऊर्जा के संरक्षण को लेकर कानून बनाया। और चौथा, 2003 में बिजली अधिनियम में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना। रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जिसका नवीनीकरण, जिसका पुनः उत्पादन किया जा सके, ऐसी एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना। पेट्रोल आदि जो हैं वो एक बार उसका उपयोग हो जाता है तो पेट्रोल दोबारा नहीं बनाया जा सकता, दोबारा नहीं बन सकता, ना बनाया जा सकता, क्योंकि पेट्रोल बनने की प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे में पेट्रोल की जो खपत बढ़ रही है और पेट्रोल की जो मात्रा कम हो रही है, उसको ध्यान में रखकर ये कानून बनाया गया। बिजली अधिनियम में रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा, उसी के तहत सोलर एनर्जी आदि का उपयोग आज ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया जा रहा है। पांचवा प्रयास है बायोडीजल के उपयोग को बढ़ावा देना। बायोडीजल आप सुनते होंगे, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी बायोडीजल को लेकर कई प्रयोग हुए हैं, प्रयास हो रहे हैं, कुछ जगह सफलता भी मिली है। तो उसे एक राष्ट्रीय मिशन का रूप देना। क्षेत्रीय स्तर पर तो प्रयास जो हो रहे हैं ठीक है, लेकिन उसे एक राष्ट्रीय मिशन का रूप देने का प्रयास करना, इसके लिए भारत सरकार तत्पर है। और छठवां है प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी अपनाने की तरफ कदम उठाना। प्राकृतिक गैस का आयात करना और स्वच्छ कोयले का उपयोग, इन पे आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित कर। इस प्रकार ये सब कदम जो हैं सरकार अपने स्तर पे उठा रही है। अगला विषय या उप विषय इस अध्याय के अंतर्गत है पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। इसके क्या मायने हैं? पर्यावरण
आंदोलन एक या अनेक, कहने को तो पर्यावरण से जुड़े हुए सभी आंदोलन एक होने चाहिए, लेकिन इनमें अपने तरीके की विविधता है। जितने पर्यावरण आंदोलन हो रहे हैं उसमें हम कुछ विविधता पाएंगे। इन विविधताओं की ओर हम थोड़ा नज़र डालें। जैसे चिपको आंदोलन में पेड़ों को लेकर आंदोलन हुआ, यहाँ पर हम कुछ और आंदोलनों की बात करते हैं वैश्विक स्तर पे। पहला, दक्षिणी गोलार्ध में जो देश हैं, खासकर दक्षिण अमेरिका और उसके आसपास एशिया में, जिसमें मसलन मेक्सिको है, चिली, ब्राज़ील, एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे ही पूरा महाद्वीपीय अफ्रीका और भारत, इनके वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। 3 दशकों से, करीब 30 वर्षों से पर्यावरण को लेकर इन क्षेत्रों में बड़ी सक्रियता बनी हुई है और सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में लकड़ी की कटाई भी अबाध गति से जारी है। अर्थात एक ओर जहां दक्षिणी गोलार्ध के देशों में वनों के प्रति चैतन्यता बढ़ती दिख रही है, आंदोलन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वनों की कटाई में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। बड़े खतरनाक स्तर पर कटाई हो रही है। और पिछले दशक में तो हमने देखा कि विश्व में जो विशालतम वन थे, बड़े बड़े जंगल थे, उनका विनाश हो चुका है या हो रहा है, विनाश की ओर अग्रसर हैं। दूसरा, खनिज उद्योग जो है, उत्खनन, खनिज का उत्खनन, ये उद्योग विश्व में एक सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, सबसे ताकतवर उद्योगों में है, जिसमें ज़मीन के अंदर खुदाई करके जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन, उनको निकाला जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का दौर चला, लिबरलाइजेशन का दौर, जिसमें कुछ मामलों में उतनी सख्ती नहीं बरती गई। तो इस उदारीकरण के कारण क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनके अनेक देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई। अर्थव्यवस्था वहाँ की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ चली गई उदारीकरण के दौर में। खनिज उद्योग धरती के भीतर जैसे संसाधनों को बाहर निकालता है, ऐसा करते हुए वह रसायनों का बहुत उपयोग करता है। एक तो ज़मीन के अंदर के ढांचे पर बहुत चोट पहुंचती है उत्पादन को लेकर के कारण। दूसरी ओर इस प्रक्रिया में जो रसायनों का उपयोग होता है वह बड़ा घातक होता है। काफ़ी रसायनों का उपयोग होता है। भूमि मार्ग, जल मार्ग दूषित होते हैं और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश होता है। स्थानीय वनस्पति जो हैं, जो स्थानीय स्तर पर स्थानीय मौसम के मद्देनज़र जो वहाँ पर पैदा होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं रसायनों के उद्योग के कारण। जिसके कारण क्या होता है, उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से जाना पड़ता है, वे वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं और एक विस्थापना की समस्या खड़ी हो जाती है। कई बातों के साथ इन कारणों में विश्व के विभिन्न भागों में हमने देखा है कि खनन उद्योग का विरोध हो रहा है, खनिज उद्योग की आलोचना भी हो रही है। तो पहला मुद्दा जहाँ था कि वनों के प्रति जहाँ जागरूकता बढ़ रही है, वहीं उसकी कटाई भी बढ़ रही है दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरा, सतत रसायन के उपयोग, खनिज उत्पादन में रसायनों के उपयोग के कारण विस्थापन आदि की समस्या गहरा गई है। इस प्रकार ये इसके बड़े अलग अलग रूप सामने आए हैं। जो दूसरी बात मैंने बताई, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है फिलीपींस, जहाँ कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को वहाँ से खदेड़ने में सफलता पाई। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन जिसका नाम था, उसे फिलीपींस में खनिज उत्पादन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन फिलीपींस की जनता, फिलीपींस के NGOs, फिलीपीन की विभिन्न संगठन, विभिन्न समूह, इन्होंने एकजुट होकर जो आंदोलन चलाया उसमें उनको सफलता मिली।
तीसरा, कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ हैं। पहला आंदोलन वनों के खिलाफ, उद्देश्य पर्यावरण बचाओ। दूसरा आंदोलन खनिज उपयोग के खिलाफ, उद्देश्य पर्यावरण बचाओ। तीसरा आंदोलन बांधों के खिलाफ, बड़े बड़े बांधों के खिलाफ, डैम, बड़े बड़े डैम के खिलाफ। क्योंकि जब बड़े डैम बनते हैं तो उन डैम को बनाने में, उन बांधों को बनाने में हजारों एकड़ जमीन से वनों का नाश हो जाता है। बड़े डैम के पानी से बहुत बड़ा क्षेत्र पानी में डूब भी जाता है और इसलिए इसके खिलाफ लगातार कई क्षेत्रों में संघर्ष हो रहा है। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जो लोग बांध का विरोध कर रहे हैं वो इस बात के लिए विशेष विरोध कर रहे हैं कि नदियों को बचाया जाए, क्योंकि ऐसे आंदोलन में नदियों और नदी घाटियों के ज़्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1980 के दशक में और उसके बाद के वर्षों में, खासकर 1995-96 में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में हुआ था। तो बांध के खिलाफ भी आंदोलन पर्यावरण के मुद्दे को लेकर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ये आंदोलन चला था, फ्रैंकलिन नदी के ऊपर चला था और इससे संबंधित जो परिवर्ती वन हैं, जो जंगल थे, उसे बचाने के लिए आंदोलन था। तो इस प्रकार हम गत शताब्दी के अंतिम वर्षों में हम देखते हैं कि नदियों को बचाने के लिए भी आंदोलन हुए हैं। ये एक नया स्वरूप हमने आंदोलन का देखा। और ऑस्ट्रेलिया में चला ये आंदोलन वन और उससे संबंधित पैरोकार करने वाले आंदोलन, उसके विरोध में पैरोकारी करने का आंदोलन तो था ही, साथ ही बांध विरोधी आंदोलन भी बन गया। फ्रैंकलिन नदी, ऑस्ट्रेलिया, वनों को बचाने का आंदोलन, बांध के विरोध का आंदोलन और नदियों को बचाने का आंदोलन। इस प्रकार इस आंदोलन का एक दूसरा ही रूप हमने देखा। यदि हम बांध के आंदोलन की बात करें तो आपको कुछ ख्याल आता होगा भारत के कुछ ऐसे आंदोलन जो बांध से संबंधित थे और बड़े व्यापक थे। भारत में बांध विरोधी आंदोलन और नदी हितैषी के रूप में कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए, बड़े अग्रणी रहे। और यदि इन आंदोलनों की बात करें तो एक आंदोलन जिसका जिक्र बारंबार आता है विश्व नक्शे में, जैसे वनों से संबंधित आंदोलन में चिपको आंदोलन का नाम बार बार आता है, ऐसे ही बांधों के संबंध में, बांधों के विरोध को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसमें एक आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ और वह था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस आंदोलन में नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे प्रसिद्ध। ये खासकर समझने की बात है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाओ के आंदोलन जितने भी हुए वे सब शांतिप्रिय रहे, वे सब अहिंसात्मक रहे। ये हमारे यहाँ के आंदोलनों की एक खासियत है। अर्थात आंदोलनकारी सभी या आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सभी लोग गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। पर्यावरण संबंधी आंदोलन के विभिन्न स्वरूपों या उनकी विविधताओं की बात करें तो विकसित देशों के आंदोलन पर भी थोड़ा नज़र डालें। अभी तक जो हमने 3 तरह के आंदोलन देखे, चाहे वो वनों से संबंधित हों, बांधों से संबंधित हों, खनिज ऊर्जा से संबंधित हों, ये मूलतः दक्षिण गोलार्ध में थे। और दक्षिणी गोलार्ध वो क्षेत्र है जहाँ विकासशील या निर्धन देशों की बहुतायत है। साथ ही ये वो क्षेत्र भी है जहाँ पर प्राकृतिक संपदा का अपार भंडार है। और इसीलिए प्राकृतिक संपदाओं का जो प्रचुर उपयोग या मैं कहूँगा दुरुपयोग यहाँ हो रहा था, उसी के खिलाफ दक्षिणी गोलार्ध में आंदोलन भी ज़्यादा हुए। लेकिन उत्तरी गोलार्ध की स्थिति भी कोई दूसरी नहीं थी। उत्तरी गोलार्ध यानी विकसित देशों का क्षेत्र, यहाँ पे पर्यावरण आंदोलन का रूप क्या था, इसे भी थोड़ा हम जानने की कोशिश करें।
जब ये पर्यावरण के प्रति चेतना जागती है और विकास बनाम पर्यावरण पर दिनों दिन विवाद बढ़ता जाता है, विकास की नई परिभाषा की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है, तो उत्तर गोलार्ध में भी, विकसित देशों में भी कई आंदोलन हुए। इन देशों को उत्तर दिक् के देशों का आंदोलन हम कह सकते हैं, क्योंकि ये देश सब उत्तरी गोलार्ध में हैं। और ये आंदोलन मूल रूप से उन देशों में हुए जो पूर्ण रूपेण विकसित हैं, अर्थात फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका। इनमें यूरोप का एक आंदोलन सबसे प्रसिद्ध है, विश्वव्यापी आंदोलन का उसने रूप लिया है। और चूंकि यह आंदोलन ताकतवर देशों, विकसित देशों के क्षेत्र में हुआ, इसलिए इस आंदोलन की ताकत भी बहुत थी, क्योंकि इस आंदोलन का जो क्षेत्र था वह उत्तरी गोलार्ध था। इससे जुड़े हुए लोग भी उत्तरी गोलार्ध के निवासी थे, जो स्वयं इस विकास का आनंद ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वे इस बात के प्रति सजग हो चुके थे कि ऐसा विकास पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। और इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत से आंदोलन हुए। उनमें सबसे प्रसिद्ध आंदोलन है ग्रीन पीस आंदोलन। ग्रीन पीस आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इस आंदोलन का उद्देश्य था पर्यावरण के क्षरण के लिए सरकारों को उत्तरदायी बनाना, पर्यावरण में हुए ह्रास के लिए, पर्यावरण में हो रहे असंतुलन के लिए सरकारों को उत्तरदायी बनाना और सरकारों का विरोध करना। ग्रीन पीस ने अभी कुछ वर्ष पूर्व फ्रांस द्वारा प्रशांत महासागर में जो परमाणु परीक्षण किया, उसको लेकर भी बहुत बड़ा आंदोलन किया, तीव्र विरोध किया। और ऐसे कई तरह के आंदोलन वर्ष दर वर्ष ग्रीन पीस आंदोलन के नाम से होते रहे हैं। कई देशों में इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ग्रीन पीस राजनीतिक दल भी आ गए हैं। ऐसे राजनीतिक दल जो पर्यावरण की सुरक्षा को मुख्य मुद्दा मानते हुए चुनाव में शामिल होते हैं, और कई जगह इस दल के सदस्यों का सरकार के संचालन में बहुत अहम रोल है, बहुत अहम भूमिका है। अर्थात ग्रीन पीस से जुड़े हुए लोग, पर्यावरण से जुड़े हुए लोग अब एक ऐसे स्तर पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं जहां वे पर्यावरण को बचाने के लिए सार्थक कदम उठा सकते हैं। तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध बनाम दक्षिणी गोलार्ध और आंदोलन के विभिन्न स्वरूपों का हमने अध्ययन किया।